दोस्तों, अगर हम समय के साथ चलना न सीखें तो पीछे छूट जाएंगे। क्या आप जानना चाहते हैं कि आज के ज़माने के लिए आपके पास कौन से कला कौशल होने चाहिए ताकि आप कामयाबी हासिल कर सकें? अगर ऐसा है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत काम का साबित होगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामचंद्र राय है और आप देख रहे हैं प्रयास विकल्प। ये चैनल आपके व्यक्तित्व के विकास के लिए बनाया गया। मैं आज के इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ वर्तमान युग के कुछ पहलू पर चर्चा करना चाहूँगा। पहली चीज़, इस युग को कौन सी ताकतें चला रही हैं, इसके खतरे कौन कौन से हैं इस समय, उसका क्या प्रभाव है, उससे बचने के लिए क्या तैयारी है हमारी, वो कहाँ तक इफेक्टिव है, इसका दुष्परिणाम क्या क्या हो रहा है और आपके पास कौन सी स्किल होनी चाहिए ताकि आप इसको फेस कर सकें और कामयाबी हासिल कर सकें। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और अगर आपको अच्छा लगे, उपयोगी लगे तो अपने मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर करिए। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए तो इसे सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो हम लेके आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए अब हम लोग जो प्रेजेंट टाइम है, जो करंट एरा है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज का जमाना दो ताकतें चला रही है और इसके दो खतरे भी बढ़ा रहा है, हमारे चारों को बढ़ रहा है। दोस्तों, पहली ताकत है अर्थव्यवस्था। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कैसे चल रही है और वो कैसे आपको प्रभावित कर रही है। दूसरा है राजनीतिक व्यवस्था, वो कैसे चल रही है, कैसे आपको प्रभावित कर रही है। खतरों में पहला खतरा है ग्लोबल वार्मिंग, जो आपको बुरी तरह प्रभावित कर रही है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, तमाम तरह के घटनाएं घट रही है। और दूसरा खतरा है वो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर का पेंडेमिक हो जाना, महामारी के रूप ले लेना। दोस्तों, इस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। आइए अब हम लोग आर्थिक सिस्टम की बात करते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं कि वो कैसे काम करता है और कैसे आपको अफेक्ट कर रहा है। शायद आपको मालूम होगा कि पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म ने लगभग पूरे विश्व पर कब्जा कर लिया है। चाइना, जो अपने को कम्युनिस्ट कंट्री कहता है, पूंजीवादी तरीके से काम करता है और करके हमसे आगे निकल गया। हम लोग ने तो 1991 में लिबरलाइजेशन किया और अभी भी पूरी तरह कर नहीं पाए हैं। दोस्तों, आइए समझते हैं कि पूंजीवाद का मौलिक फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या है उसका। इसका मौलिक दर्शन है, जो भी इन्वेस्टर या जो पूंजी लगाने वाला है उसकी पूंजी को मैक्सिमाइज करो, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ प्रॉफिट के माध्यम से, अट्रैक्टिव बनाओ उसको। अब सवाल यह है कि लाभ कैसे बढ़ेगा, प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा। इसके तीन तरीके हैं जिससे इसको बढ़ाया जा सकता है। पहला यह है कि आप लागत को कम करो, जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, चाहे प्रोडक्ट है चाहे सर्विस है, उसकी लागत को कम करो। दूसरा है कि प्राइस को बढ़ाओ। तीसरा है वॉल्यूम बढ़ाओ। ये तीन तरीके हैं जिससे प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका और वेल्थ मैक्सिमाइज हो जाएगा। अब आइए देखते हैं कि कास्ट कैसे कम होगी या लागत कैसे कम होगी। दोस्तों, इसके कई तरीके हैं। एक तो आप नई टेक्नोलॉजी ले आइए ताकि कीमत कम हो, कास्ट कम हो। हालांकि जब भी कोई टेक्नोलॉजी लाएंगे तो पूंजी की जरूरत होगी, इसलिए पूंजी वाले ही टेक्नोलॉजी ला भी सकते हैं। इसमें फिक्स कास्ट तो बढ़ता है लेकिन वेरिएबल कास्ट काफ़ी कम हो जाता है। और अगर आप वॉल्यूम बढ़ा सकें तो ओवरऑल यूनिट कास्ट काफ़ी कम हो सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजी का एक बुरा असर हमारे ऊपर पड़ रहा है, हमारे और आपके ऊपर, कि तमाम नौकरियां खत्म हो रही हैं इसकी वजह से। खास करके वो जो रिपीटेटिव हैं वो जा रही हैं। अब आइए प्राइस की बात कर लें। तो प्राइस बढ़ाने का एक लिमिट है, ज़्यादा बढ़ाओगे कोई खरीदेगा नहीं।
इसलिए प्राइस का एक लिमिटेड रोल है, उसको आप प्ले कर सकते हो। अब आइए जो और तरीके जो बढ़ाने के हैं वॉल्यूम, तो एक कॉन्सेप्ट आया ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण। इसका मतलब तमाम मार्केट इंटीग्रेट हो गए। आप माल बनाओ इंडिया में, बेचो यूएसए में, बनाओ यूएसए में, बेचो इंडिया। इससे बहुत बड़ा मार्केट हो गया आपका। तो एक तो ये हुआ। दूसरा ये हुआ कि इसमें तीन चीजें हुई। कैपिटल भी मूव करने लगा एक देश से दूसरे देश में। जहां प्रोडक्टिविटी ज्यादा थी, जहां प्रॉफिट ज्यादा था, वहां कैपिटल जाएगा। पूंजीवाद का बेसिक प्रिंसिपल यह है कि मैक्सिमाइज करो, तो जहां मैक्सिमाइज होगा उस देश में पूंजी आएगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, इकॉनमी बढ़ेगी उसकी। जहां नहीं बढ़ेगा वहां नहीं जाएगा। दूसरा, रॉ मटेरियल मूव करने लगा एक देश से दूसरे देश में। आपको पता है जब ब्रिटिश इंडिया आए थे तो कपास यहां से लंका सार ले जाते थे, कपड़ा बना के लाके दोबारा बेचते थे यहाँ पे। तो ये हो रहा है। तीसरी चीज, कंपिटेंट लोग भी मूव करने लगे एक देश से दूसरे देश जहां डिमांड थी। इसका मतलब दक्षता की मांग बढ़ गई। अब इसका एक नतीजा हमारे आपके ऊपर सीधा सीधा पड़ा है कि अगर हम अपने काम में दक्ष नहीं है, वो भी वर्ल्ड क्लास अगर कंपिटेंसी नहीं है, तो हमको जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो दो चीजें हुई हैं आपके साथ। पहली चीज, जॉब कम हो रही है, और कंपिटेंसी बढ़ानी है आपको। सब मिला जुला के अगर नटसेल में हम कहें तो कंपिटेंसी बढ़ानी है आपको। अब एक और फोर्स है जिससे कि वॉल्यूम बढ़ाया जा सकता है, वो है मार्केटिंग। आज आक्रामक मार्केटिंग की जा रही है। न्यूज़पेपर ले लीजिए, टेलीविज़न या कोई भी चैनल खोल लीजिए, चाहे सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म खोल लीजिए, आपको विज्ञापन 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 ही दिखेगा। आपको कंज्यूमर बनाया जा रहा है। उपभोक्तावाद का जमाना है। आपके जेब से पैसा निकलवाना है किसी भी कीमत पर। तो दोस्तों, इससे भी वॉल्यूम बढ़ता है। लोग शुरू में प्राइस कम करके कस्टमर अट्रैक्ट कर लेते हैं, बाद में प्राइस बढ़ा देते हैं। जियो ने किया। दोस्तों, इसका एक चचेरा भाई भी है, इनडायरेक्ट मार्केटिंग। सूचना का आक्रमण आपके ऊपर। इतनी सूचनाएं आपके ऊपर डाली जा रही हैं, सोशल मीडिया, आपके फोन में, तमाम तरीके से, अखबार से। कोई न कोई कुछ न कुछ बेच ही रहा है, भले डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो आप पूरी तरह कंफ्यूज हो कि क्या करें क्या न करें। एक यूट्यूबर कहता है कि चावल खाओगे तो पतले हो जाओगे, दूसरा कहता है मोटे हो जाओगे। किसकी बात माने हम? दोस्तों, एक और बात हुई है। इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक नतीजा ये हुआ कि एक जगह पे प्रोडक्शन सेंटर्स बनाए गए, डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग सेंटर बनाए गए, ताकि कास्ट कम हो। इसकी वजह से शहर बने, शहर बढ़ने लगे, और जो सुविधाएं हैं, जन सुविधाएं, उन पर बोझ बढ़ने लगा। लोग गांव से शहर आने लगे, जनसंख्या बढ़ने लगी, टेंशन बढ़ने लगा, अनियंत्रित डेवलपमेंट होने लगे, पोल्यूशन बढ़ गया, तमाम प्रॉब्लम हो गई शहर में। और बिना पैसे के आप सर्वाइव नहीं कर सकते शहर में। गांव की बात छोड़ दीजिए, खेती बाड़ी आप एक शहर में ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, सब मिला जुला के जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो आपको अफेक्ट कर रहा है। अब आइए पॉलिटिकल सिस्टम की बात कर ली जाए। राजनीति कैसे चल रही है हमारे देश की? दोस्तों, शायद आपको मालूम होगा कि केंद्र सरकार का बजट 45 लाख करोड़ का है, और यूपी का बजट करीब 8 लाख करोड़ का है। एवरेज अगर आप बजट स्टेट का देखेंगे तो 5 लाख करोड़ से कम नहीं है। अब सवाल है, इतना बड़ा पैसा है, उसको खर्च करने का पावर उस पार्टी को मिलता है जो सत्ता में आती है। अब इस मनी पावर को अचीव करने के लिए कट थ्रोट कंपटीशन हो रहा है पार्टीज के अंदर। गला काट प्रतिस्पर्धा हो रही है। वो हर हथकंडे अपना रहे हैं ताकि किसी तरह जीत जाएं, चाहे कुछ भी उसका असर हो। तो पहला काम वो ये कर रहे हैं, वो भी एग्रेसिव मार्केटिंग कर रहे हैं जैसे बिजनेस करता है, और ब्रांडिंग कर रहे हैं अपनी। और ये ब्रांडिंग कैसे हो रही है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। मैं लखनऊ में रहता हूँ।
लखनऊ के न्यूज़पेपर्स में, प्रत्येक न्यूज़पेपर में पूरे पूरे पन्ने का एडवर्टीजमेंट मैंने देखा, तेलंगाना गवर्नमेंट क्या कर रही है, यहाँ छाप रही है। लगभग हर स्टेट गवर्नमेंट छाप रही है, आए दिन पूरा अखबार भरा रहता है। सवाल यह है कि जनता के टैक्स के पैसे से जनता को बता रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं उनके लिए, इसकी प्रोडक्टिविटी क्या है, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, लोकहित क्या है। खैर इसको छोड़िए कि ये गलत है, सही है, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन ये फैक्ट है। दूसरी बात ये लोग ये कर रहे हैं कि वोटर्स को पोलराइज कर रहे हैं वोट लेने के लिए, चाहे कास्ट बेस पे करना चाहे, चाहे धर्म पे करें, चाहे क्षेत्रवाद पे करें। इससे लोगों के अंदर कटुता बढ़ रही है, डिफरेंसेस बढ़ रहे हैं, मारकाट हो रही है, हिंसा हो रही है। तो सब मिला जुला के इकॉनमी ने ऑलरेडी टेंशन पैदा कर रखा है, जॉब कम हो रही है, कॉम्पिटेंसी की डिमांड है, और उसमें ये लोग और आकर के उसमें टेंस बना दिए उसको। अब दोस्तों ये देखते हैं कि हम लोग तैयारी क्या है इसके लिए, इस तरह के माहौल को फेस करने के लिए, कि हम तैयार हैं। दोस्तों मेरा मानना है कि कोई भी व्यक्ति 5 सोर्सेज से सीखता और डेवलप करता अपने को, अपनी कॉम्पिटेंसी को। पहला उसका अपना परिवार है जहाँ से सीखता है, दूसरा उसका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, शैक्षणिक संस्थान है जो भी है उससे सीखता है, तीसरा उसकी अपनी मित्र मंडली से काफ़ी चीज़ें सीखता है, कोचिंग इंस्टीट्यूट अगर कोई है उन पर ज्वाइन किया वहाँ से भी सीखता है, और अंत में अपने स्वाध्याय से सीखता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ तक इफेक्टिव है। फैमिली का सवाल जहाँ तक है, माँ बाप के पास बच्चे के लिए समय नहीं है, उनको ये भी नहीं मालूम कि इसका इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड और नेचर क्या है। उसको इग्नोर करके, उसके ऊपर फोर्स करके उसको गलत चीज़ें पढ़ा रहे हैं और गलत दिशा में नौकरी के लिए उसको फोर्स कर रहे हैं। अब जिस आदमी का इंटरेस्ट ही नहीं है उस काम में जो उसको कर रहे वो कहा गया है, पढ़ने को कहा गया है, वो वर्ड काल कॉम्पिटेंसी कहाँ से लाएगा, कैसे डेवलप कर पाएगा, सवाल ही नहीं उठता है। स्कूल को ले लीजिए, स्कूल भारी भरकम सिलेबस में उलझे हुए हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट से उनको कोई लेना देना नहीं है। किसी ने कोई सवाल कर दिया तो टीचर गुस्सा हो जाता है। क्वेश्चनिंग का एप्टीट्यूड नोट डेवलप की क्रिएटिविटी कहाँ से आएगी, स्ट्रगल कहाँ सीखेगा बच्चा। मित्र मंडली उसी बोट में है, उसी नाव में जिसमें हम और आप हैं, वो क्या हमको सपोर्ट कर पाएंगे। कोचिंग इंस्टीट्यूट पैसा बनाने की मशीन है, उनसे क्या मतलब है। स्वाध्याय का हाल यह है कि आपको पता नहीं क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, गलत चीजें पढ़ रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं। कुल मिला जुला के हमारा जो सपोर्ट सिस्टम है वो काफी कमजोर है। अब इसका नतीजा हो क्या रहा है, इस पर थोड़ा नजर डाल लें हम लोग। पहली बात, बेरोजगारी बढ़ रही है क्योंकि कॉम्पिटेंसी का गैप है और नौकरियां कम हो रही हैं। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं, 300 रुपया किलो टमाटर। जिसके पास नौकरी नहीं है, पैसा नहीं है, कैसे खरीदेगा, कैसे सर्वाइव करेगा। इसलिए पॉवर्टी बढ़ रही है, गरीबी बढ़ रही है, आर्थिक विषमता बढ़ रही है। आपको शायद मालूम नहीं है, 30% इंडियंस के पास 90% प्रॉपर्टी है, वेल्थ है, और जो 70% बच गए उनके पास खाली 10% है। क्या इस परचेजिंग पावर स्ट्रक्चर पर इकॉनमी ग्रो करेगी? कभी नहीं कर पाएगी। दोस्तों, जैसा मैंने बताया कि पैसा भगवान बन चुका है, इसका कद्र करना आना चाहिए। अब सवाल यह है कि जिस बच्चे का भविष्य ही नहीं पता क्या होगा, वो टेंशन में नहीं आएगा। जिस व्यक्ति को पता नहीं कि कल क्या होने जा रहा है, क्या वो टेंशन में नहीं आएगा? क्या वो डिप्रेस नहीं होगा? क्या उसके अंदर एक ज्वालामुखी नहीं पैदा हो रहा है? क्या वो अग्रेसिव नहीं होगा? नतीजा हमारे सामने है। व्यक्तिगत जो आक्रोश है वो बढ़ रहा है। लोग छोटी छोटी बात को लेकर के, पार्किंग को लेकर मारपीट को उतारू हो जाते हैं, इवन मर्डर कर दे रहे हैं, और ज्यादा प्रेशर में आ रहे हैं तो आत्महत्या कर ले रहे हैं। दोस्तों, आईआईटी मद्रास के 4 बच्चों ने एक के बाद एक आत्महत्या किया। अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों में भी कर रहे हैं, स्कूलों के बच्चे कर रहे हैं।
कोटा में आए दिन सूचना आती है कि फला बच्चे ने आत्महत्या कर ली प्रेशर में आकर के। उसका मन था नहीं, वो कॉम्पिटेंट नहीं था, माँ बाप ने झोंक दिया कोटा उसको, अब बच्चे ने आत्महत्या कर ली। किसान हजारों की संख्या आत्महत्या किए हैं, लोन लिए लौटा नहीं पाए, प्रेशर में आ गए आत्महत्या कर ली। बहुत आसान एग्जिट रूट अपना लिया उन्होंने। बिजनेसमैन कर रहे हैं, पैसा लिया, बिजनेस नहीं चला, टेंशन में आ गए, कर्जदार हो गए, आत्महत्या कर लिया। आम लोग कर रहे हैं, व्यक्तिगत झगड़ों को, तमाम झगड़ों को ऐसे। ये क्या शो करता है? दूसरा खतरा जो हमने बताया कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक महामारी का रूप ले चुका है। जब तक हम इसको टैकल नहीं करेंगे, न हम तीसरी अर्थव्यवस्था बन पाएंगे, न डेवलप कर पाएंगे, न कुछ और कर पाएंगे। दोस्तों, अब सवाल यह है कि हम कैसे इसे निपटें। शायद आपको मालूम होगा, हमारे न्यायालयों में 4 करोड़ से ज़्यादा मुकदमे लंबित हैं, अपराध हो रहे हैं। कैसे पार पाएंगे आप? कितना भी जज और न्यायालय बढ़ा लीजिए, जैसे जैसे वो बढ़ेंगे वैसे अपराध बढ़ेंगे। इसलिए फंडामेंटल पर चोट करना जरूरी है। दोस्तों, आइए हम लोग देखते हैं कि क्या हमारे पास होना चाहिए ताकि हम इन सारे चुनौतियों का सामना कर पाएं। मेरी समझ से 3 तरह के स्किल आपके पास होनी चाहिए। व्यक्तिगत कुछ गुण हैं जो आपके अंदर होने चाहिए, कुछ व्यक्तिगत स्किल है जो आपके अंदर होनी चाहिए, और कुछ प्रोफेशनल स्किल्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए। ये इस पर डिपेंड करेगा कि आपका नेचर क्या है, एप्टीट्यूड क्या है और इंटरेस्ट क्या है। इसको समझने के लिए आपको अपनी पर्सनालिटी को समझना पड़ेगा। आपका पर्सनालिटी 5 डायमेंशनल होती है। हो सकता है कि आप अंतर्मुखी हो, बाह्यमुखी हो। मार्केटिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, बाह्यमुखी होना पड़ेगा आपको। R&D में हो गए तो अंतर्मुखी भी चलेगा। आप एग्रीएबल है कि नहीं, यानी दूसरों की समस्याओं विचारों के प्रति संवेदनशील है कि नहीं, कहाँ तक उनकी मदद करना चाहते हैं। आप ओपन टू एक्सपीरियंस है कि नहीं, यानी आप क्रिएटिव है कि नहीं, इमेजिनेटिव है कि नहीं, जोखिम उठाने वाले हैं कि नहीं, इनोवेटिव है कि नहीं। अगर नहीं होंगे तो कैसे सर्वाइव करोगे? क्या आप इमोशनली स्टेबल है कि नहीं? अगर नहीं होंगे तो कैसे सर्वाइव करोगे? क्या आप अपने काम के प्रति डेडिकेटेड हैं, प्लान्ड हैं, फोकस्ड हैं, परसिस्टेंट हैं? अगर नहीं है तो आप कैसे सफल होंगे? तो फ्रेंड, अपनी पर्सनालिटी को चेक करिए, देखिए आपके पर्सनालिटी में क्या क्या कमियां हैं, उनको दूर करिए, तब आगे बढ़िए। दोस्तों, आइए अब हम लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि आपके अंदर कौन कौन से व्यक्तिगत गुण होने जरूरी है, नहीं हो तो लाने पड़ेंगे। पहली बात, आपको नियोजित तरीके से काम करना आना चाहिए। फोकस बनाए रखने की शक्ति होनी चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, परसिस्टेंस होना चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए, आपकी भावनात्मक समझ मजबूत होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए, आध्यात्मिक समझ या नैतिकता स्ट्रांग होनी चाहिए, इनोवेटिव होना जरूरी है। दोस्तों, ये तो हो गई कोर पर्सनल ट्रेट्स यानी गुण। अगर नहीं है तो डेवलप करिए। दोस्तों, आइए अब हम लोग कुछ पर्सनल स्किल जो आनी चाहिए वो क्या क्या है। दोस्तों, पहली बात, आपके लिए आपके अंदर प्रबंधकीय सेंस होना चाहिए, समझ होनी चाहिए। क्योंकि यानी या तो आप प्रबंधक बनेंगे या कोई आपका प्रबंधन करेगा, तो आपको समझना चाहिए क्या चीज होती है, क्या इसमें करते हैं। दूसरी चीज, आपके अंदर वित्तीय समझ होनी चाहिए, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस होना चाहिए कि अपने पैसे को कैसे बचाएं, कैसे बढ़ाएं, कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करें। तीसरी चीज, आपको थोड़ी बहुत कानूनी समझ होनी चाहिए, टैक्स रूल के बारे में, क्रिमिनल रूल के बारे में, सिविल रूल के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट रूल के बारे में, क्योंकि आपको डे टू डे बेसिस को अफेक्ट करते हैं। आपके अंदर टीम स्पिरिट होनी चाहिए, ग्रुप में कैसे काम कर सकते हैं, कैसे लोगों को कोऑपरेशन ले सकते हैं और दे सकते हैं। ये डिजिटल जमाना है,
आपको डिजिटल स्किल आनी चाहिए, योगा एंड मेडिटेशन की टेक्निक आपको आनी चाहिए, लाइफ स्टाइल के बारे में आपको पता होना चाहिए, उसको परसू करना चाहिए। ये पर्सनल स्किल्स हैं जो अगर आपके अंदर है तो आप के बेटर रिजल्ट दे पाएंगे आप। अब आइए हम लोग प्रोफेशनल के बारे में बात करें। दोस्तों, आज के ज़माने में मेरी समझ से परियोजना प्रबंधन यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसी टेक्निक है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, सरकार में भी प्राइवेट में भी, ऐसे लोगों की कमी है। दूसरा, डाटा एनालिसिस एंड रिसर्च का जो एरिया है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं, जटिल समस्याओं का समाधान के लिए इस सपोर्ट की ज़रूरत है। तीसरी जो फील्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, टेक्निकल कंसल्टेंसी, लीगल कंसल्टेंसी। तमाम तरह की कंसल्टेंसी आप दे सकते हो अगर आपने एक एक्सपर्टाइज डेवलप कर ली है। तरह तरह की प्रॉब्लम है उनको आप सॉल्व कर सकते हैं। अगला जो अपकमिंग फील्ड है वो है अर्बन प्लानिंग, शहरी नियोजन और आर्किटेक्चर, क्योंकि शहर बढ़ रहे हैं, उनका नियोजित विकास होना चाहिए। ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कम पैसे में इसको कर सकें और अच्छी तरह कर सकें। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग एक खतरा है जिससे हमको निपटना है, हम सर्वाइव नहीं करेंगे, इसलिए ग्रीन टेक्नोलॉजी का ज़माना है। अगर आप इसमें एक्सपर्टाइज रखते हैं तो आपकी डिमांड होगी। दोस्तों, अगला जो क्षेत्र है जिसमें आप काम कर सकते हो वो है इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी। जैसा कि हमने बताया कि सभी लोगों को अपने पैसे को बचाना है, बढ़ाना है, फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करनी है, तो आप इस फील्ड में एक्सपर्टाइज अगर हासिल कर लें तो आप इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट गाइड बन सकते हैं। ये बहुत अपकमिंग फील्ड है और इसी से रिलेटेड फील्ड है इंश्योरेंस का, चाहे हेल्थ हो चाहे जनरल हो, इसमें आप काम कर सकते हैं। काफ़ी कवरेज कम है, बहुत ज़्यादा स्कोप है अभी, बट यू शुड बी ए गुड कम्युनिकेटर। फ्रेंड, अगला जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बोला कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक पेंडेमिक का रूप धारण कर चुके हैं, एक महामारी का रूप। अतः आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। और जैसा कि ज़्यादातर लोग मेंटल इशू से ग्रसित हो रहे हैं, फिजिकल इशू से, हेल्थ इशू से, तो आप योगा, मेडिटेशन एंड लाइफ स्टाइल एक्सपर्टाइज के एरिया में काम कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा फील्ड है। एक फील्ड और है जो कि टूरिज्म, पर्यटन का बहुत स्कोप है, बहुत चीज़ें हैं जो लोग देखना चाहते हैं। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन करना, प्रॉपर उसको अरेंज करना एक बहुत बड़ा फील्ड है, इसमें आप काम कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी समझ से कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अगर डेवलप कर लें, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या चाहते हैं, क्या इंटरेस्ट एप्टीट्यूड है, तो आप निश्चित रूप से इस जमाने में सफल हो पाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए। हमको प्रोत्साहित करिए ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आप सामने आ पाए। एक बात और आपसे मैं निवेदन करूंगा कि चूंकि अगर अपने अंदर गार्बेज डालेंगे तो आप बिगड़ेंगे, इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि अच्छा पढ़ें, सुने और देखें, ताकि आप दिन प्रतिदिन बेहतर हों, आपका व्यक्तित्व बेहतर हो और कामयाबी पाने के चांसेस बेहतर हो। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लूंगा। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।